नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार प्रयास एजुकेशन जमुई से। सब लोग लास्ट क्लास रिएक्शन नंबर 7 पढ़े हुए थे और जिस रिएक्शन का नाम था, याद करें आप, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की मदद से हम लोग एल्कोहल में नवजात ऑक्सीजन लगाकर सबसे पहले उसको एल्डिहाइड में परिवर्तन किए थे। फिर एल्डिहाइड में दोबारा नवजात ऑक्सीजन लगाने के बाद वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हुआ था। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया बेसिकली ये बताया गया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करने का एक रिएक्शन है। आज जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन नंबर 8, जिस रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम। बेसिकली सोडा लाइम को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। तो सोडा लाइम कहता है कि स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे आएगा ये आपको अच्छे ढंग से मालूम है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की मदद से। लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहता है कि स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास होना चाहिए एल्कोहल। अब अगर आपके पास एल्कोहल ना हो तो आपको याद होगा कि एल्कोहल भी हम बना सकते हैं, और वो एल्कोहल था, बनाने का रिएक्शन था जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो आप वो लगाकर पहले एल्कोहल बना लीजिए, फिर जब एक बार एल्कोहल बन जाए उसके बाद फिर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया का यूज कर लीजिए, है ना। तो आपके पास स्टार्टिंग पीरियड में कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। जो कैसे बनता है ये बात आप जानते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है COOH, या उसका आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, या फिर आप उसका पहचान करने का तरीका कह सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ COOH। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मीन्स आप कह सकते हैं सोडा लाइम के साथ। यहां पर जो उत्प्रेरक मौजूद होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तब जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तब जो आपको प्रतिफल प्राप्त होता है वो होता है सोडियम कार्बोक्सिलेट। और यहां से जिस यौगिक का विस्थापन होता है, विस्थापन मतलब जो अलग होता है, वो यौगिक का नाम होता है जल, H2O। लेकिन ये एक स्टेप का कहानी नहीं है, दोबारा फिर से आपको सोडा लाइम का यूज करना होगा। तो दोबारा हम सोडियम कार्बोक्सिलेट को फिर से लेकर आए। एक बार फिर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। यहां एक बार फिर से कैल्शियम ऑक्साइड आपका उत्प्रेरक होता है, लेकिन इस बार जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो प्रोडक्ट है हमारा एल्केन। लेकिन कहानी यह है कि यहां जो एल्केन आपका प्राप्त हो रहा है उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। अब पूरी तरह से थ्योरी को समझते हैं। सर आप याद करो, हम लोग एक रिएक्शन पढ़े हुए थे जिसका नाम था वुर्ज अभिक्रिया, और वुर्ज अभिक्रिया की मदद से हम कार्बन की संख्या बढ़ाने का रिएक्शन पढ़े हुए थे। तो जब आपके सामने में ऐसा प्रश्न आए जिसमें ये बोला जाए कि आप कार्बन की संख्या बढ़ाओ, तो उस टाइम पर आप जिस रिएक्शन का प्रयोग करते हो उस रिएक्शन का नाम होता है वुर्ज अभिक्रिया। लेकिन ऐसा भी कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें कार्बन की संख्या घटाने का क्वेश्चन पूछा जाए। उदाहरण के स्वरूप आपके सामने में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप मीथेन को इथेन में बदलो, लेकिन ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है जिसमें यह कहा जाए कि आप इथेन को मीथेन में बदलो। जरूरी नहीं है कि हमेशा कार्बन की संख्या बढ़ाने का ही क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी कोई कार्बन की संख्या घटाने का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप मीथेन को इथेन में बदलो, तो फिर यह भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इथेन को मीथेन में बदलो। तो हमको तो मालूम है कि अगर इथेन को मीथेन में बदलना है तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, और उसको बदलना है मीथेन में, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका मतलब हुआ कि 2 कार्बन को 1 कार्बन में बदलना है। इसका यह अर्थ निकलता है कि वहां कार्बन की संख्या घटाना है। तो जब भी प्रश्न में ऐसा पूछा जाए जिसमें यह कहा जाए कि आप कार्बन की संख्या को घटाइए, तो कार्बन की संख्या घटाने के लिए जिस रिएक्शन का हम प्रयोग करते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है सोडा लाइम अभिक्रिया। तो सोडा लाइम के मदद से आप कार्बन की संख्या को घटा सकते हैं। लेकिन यहां एक हेडलाइन डाल दीजिए, वो ये कि जिस तरह वुर्ज अभिक्रिया में आप 1 कार्बन से 2 कार्बन भी जा सकते थे, 1 कार्बन से 3 कार्बन में भी आप जा सकते हैं। मीन्स कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए आप उसमें एक बार में या एक स्टेप में आप कह सकते हैं कि हम कार्बन की संख्या को बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब कार्बन की संख्या घटाने की बारी आती है तो सर एक बार में केवल 1 ही कार्बन घट सकता है।
तो इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रहे। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन अगर हम दें कि आपको प्रोपेन को मीथेन में बदलना हो, ध्यान दीजिए, प्रोपेन को मीथेन में बदलना हो, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है C3H8, उसको बदलना है मीथेन में, मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4। तो आप ध्यान दीजिए 3 कार्बन को 1 कार्बन में बदलना है, तो इसका अर्थ ये होता है कि ये प्रक्रिया आपको 2 बार करना होगा। आप एक ही स्टेप में 3 कार्बन को 1 कार्बन में कभी परिवर्तित नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पर सोडा लाइम अभिक्रिया में जब भी आपको कार्बन की संख्या घटाना होगा तो एक बार में केवल एक ही कार्बन घट सकता है, एक बार में आप 2, 3, 4 कार्बन को कभी घटा नहीं सकते। तो बेसिकली जो इसका थ्योरी कहता है, आप अगर इस रिएक्शन को समझे तो रिएक्शन केवल इतना कहता है कि कार्बन की संख्या घटाने के लिए जब क्वेश्चन पूछेगा तो उस टाइम आप जिस रिएक्शन का प्रयोग करेंगे उस रिएक्शन का नाम होगा सोडा लाइम। लेकिन याद करो जब कार्बन की संख्या बढ़ाने का प्रश्न पूछा जाता है तब जिस रिएक्शन का प्रयोग करते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है वुर्ज अभिक्रिया। तो अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पर कि सोडा लाइम कहता क्या है। तो एक बार फिर से इसके थ्योरी को समझते हैं। शुरुआती में आपके पास होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक होता है COOH। अगर आपके पास COOH नहीं है प्रश्न में तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो लास्ट रिएक्शन नंबर 7 में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके पास आ जाता है तो आपका रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपका जो यहाँ पे उत्प्रेरक होता है सर वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको शुरुआती में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। यहां से जिन चीजों का विस्थापन होना है वो होना है जल का। दोबारा लाइन हमारे पास है कि सोडियम कार्बोक्सिलेट एक बार फिर से लाइए और इसका रिएक्शन आप NaOH से एक बार दोबारा कराइए, कैल्शियम ऑक्साइड फिर से यहां उत्प्रेरक होगा। इस बार जो आपको प्रतिफल मिलेगा वो है एल्केन, लेकिन एल्केन में जो कार्बन की संख्या है वो कम होगी। कार्बन की संख्या एक बार में एक ही कम होगा। यहां से जिन चीजों का विस्थापन होना है सर वो विस्थापन होना है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। अब हम आते हैं बेसिकली इसके मैकेनिज्म पर कि ये डायग्राम हम बनाएंगे कैसे इसका रिएक्शन बनेगा, समझते हैं। शुरुआती में आपके पास होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक काम करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के जगह पर CH3 C डबल बॉन्ड O और H लेते हैं। हम जानते हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर हम इसके नाम का बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखने का तरीका होता है शब्दरूप प्लस N प्लस ओइक अम्ल, वर्ड रूट प्लस N प्लस ओइक एसिड। जहां क्रियाशील मूलक के कार्बन को भी जोड़ा जाता है उसके IUPAC नाम लिखने में। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सबसे पहले ये आप पहचान लें कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जाहिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है COOH, तो COO तो COO हो चुका है और एक H यहां है तो COOH आपका बन चुका है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, तो 2 कार्बन हुए टोटल, चूंकि इसका भी कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे नाम लिखने में, तो इसका कार्बन को अगर हम जोड़ते हैं तो एक और एक कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का शब्द रूप होता है इथ में जोड़ेंगे N तो बनेगा इथेन, प्लस उसमें जोड़ेंगे ओइक अम्ल तो नाम बनेगा टोटल इथेनोइक अम्ल। तो इसका जो नाम बनेगा सर वो होता है इथेनोइक अम्ल। आप सबसे पहले इसका नाम को लिख दें ताकि मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो इथेनोइक एसिड है, बेसिकली यहां पर 2 कार्बन है। कहता है कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए, जो हम ले चुके हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका रिएक्शन कहता है सर आपको कराना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला है NaOH। हम जानते हैं कि यहां पर जो हमारा उत्प्रेरक है वो है कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझने के लिए आप एक काम कर दो, वो ये कि हम सभी जानते हैं कि O और H के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है ना। अब आप एक काम कर दें, H के ऊपर चार्ज होता है +1 है ना, और OH के ऊपर चार्ज होता है -1 या फिर 1- आप जो भी कहें। हम जानते हैं कि 2 अपोजिट चार्ज के बीच में, विपरीत आवेश के बीच में हमेशा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो हम जानते हैं कि H पर ये जो प्लस है ये प्लस
और ये OH का ये माइनस, ये दोनों आराम से एक दूसरे से रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन करके अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगा। तो अगर आप बढ़िया से देखोगे तो क्या बन के उड़ रहा है, आप चीजों को समझें तो H यहाँ है और यहाँ OH है, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होने का एक कारण है कि H के ऊपर +1 है और OH के ऊपर -1 है। हम जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, लेकिन जो विस्थापित हो रहा है उन चीजों को भी समझें आप। जो बाहर निकल रहा है वो है H और यहाँ H है, तो दोनों मिलकर बनेगा H2 और एक O यहाँ है, तो इसका मतलब है टोटल ये जो प्रोडक्ट आपका उड़ रहा है वो प्रोडक्ट हमारा है H2O, है ना। बेसिकली जो यहाँ से विस्थापित हो रहा है वो है H2O। अब इसका पोजीशन वैकेंट हो गया, इसका पोजीशन खाली हो गया, रिक्त हो गया, तो इसके पोजीशन को सोडियम आकर फिल कर देगा। इसका मतलब सोडियम यहां पर चला आएगा, इसके स्थान पर सोडियम बैठ जाएगा। ऐसे में जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, CH3, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर CH3 है, फिर यहां सिंगल बॉन्ड है तो आप यहां पर भी लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, है ना। फिर यहां पर C है, आप यहां पर लिखोगे C, और फिर ऊपर में डबल बॉन्ड के साथ आपका O है, आप डबल बॉन्ड के साथ O डाल दें। फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ आप O डालें और फिर इस जगह पर कौन आके बैठ रहा है, Na, तो आप यहां पर बिठा दो जी Na को। अब यहां से जो चीजें बाहर निकल रही है वो क्या चीजें बाहर निकल रही है, तो H, H और O, तो ये सभी प्रोडक्ट जो बाहर निकल रहे होंगे वो होगा H2O, है ना। अब आपका ये जो बनकर तैयार हुआ है सर, ये आपका बनकर तैयार हुआ है सोडियम कार्बोक्जिलेट, क्योंकि यहां तक का हिस्सा कार्बोक्जिलेट के नाम से जाना जाएगा और यहां आप पीछे में Na जोड़े हुए हैं, तो चूंकि Na धातु होता है उसका नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, तो पहले हम सोडियम लिखेंगे तब इसका नाम बन जाता है कार्बोक्जिलेट। इसका नाम का अगर हम बात करते हैं तो ये बनता है आपका सोडियम और कार्बोक्जिलेट के जगह पर इथेनोएट, चूंकि यहां पर 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए इथ, फिर आप जोड़ेंगे N, फिर आप उसमें जोड़ेंगे OH, तो इसका टोटल नाम बनता है इथेनोएट। और जो आपका विस्थापित हो रहा है सर वो आपका विस्थापित हो रहा है जल। तो कह रहा था कि शुरुआती में आपके पास होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, हम देख पा रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आप इसका रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ, हम NaOH को रख लेते हैं। आपका यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर आपका सोडियम कार्बोक्जिलेट मिल रहा था, सोडियम कार्बोक्जिलेट हमारे पास प्राप्त हो चुका है, जल का विस्थापन हो रहा था, जल का विस्थापन हो रहा है। इस लाइन को, इस मैकेनिज्म को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है सर, COOH है। हम एक काम किए हैं, O और H के बीच में एक जो बॉन्ड होता है वो हम दर्शा दिए हैं। H के ऊपर चार्ज होता है सर +1, OH के ऊपर चार्ज होता है -1, और हम जानते हैं कि ये दोनों यहाँ से रिलीज हो जाएगा, इसका स्थान वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप इस Na को ले जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जैसे आप इसको बैठाते हो यहाँ पर तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट आपका बना है इसी का नाम होता है सोडियम इथेनोएट, और जो यहाँ से विस्थापित होता है, जो यहाँ से बाहर निकलता है वो होता है आपका जल। कहता है कि दोबारा आप सोडियम कार्बोक्जिलेट को लाइए, इसका मतलब होता है कि आप एक बार फिर से इसको उठाकर यहाँ पर ले आए, है ना। तो अगर हम उसको उठाकर यहाँ लाते हैं तो इस बार देखिए कुछ ऐसा मिलेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, ONA, चूंकि इसी को उठाकर यहां लाना था, चूंकि हमारा यहां कह रहा है कि सोडियम कार्बोक्जिलेट जो यहां पर प्राप्त हुआ है दोबारा उसको उठा के लाइए, तो यहां हमारा ये प्राप्त हुआ था, दोबारा हम उसको उठा के यहां पे ले आए हैं। इसका रिएक्शन एक बार फिर से कह रहा था कि आप NaOH के साथ करा दो, है ना। फिर यहां पर जो आपका उत्प्रेरक होता है सर वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझने की जरूरत है सर। इस मैकेनिज्म को अगर हम थोड़ा इजी प्रोसेस में आपको बताएं, हम थोड़ा आपको इजी में लेके चल रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे कि ये आप कैसे किए हो। दरअसल आप एक काम कर सकते हैं कि यहां से लेकर मीन्स इधर का शुरुआती का हिस्सा जो CH3 आप इसको छोड़ दें और यहां का केवल H छोड़ दें, बाद बाकी का यहां जितना चीजें हैं आप उसको एक बार में रिलीज कर दो। मीन्स आप यहां से उठाएं और एक ही साथ इसका विस्थापन कर दें, और तब जो मिल रहा है, जो बच रहा है, उसको ले जाके आपस में जोड़ दें। तो आप देखेंगे बच रहा होगा CH3 और यहां H, तो दोनों मिलकर हो गया CH4, और हम जानते हैं कि CH4 का नाम होता है मीथेन, यानी आपका अब एल्केन बन चुका है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि ये हम अचानक ऐसा कैसे कर दिए, तो इन चीजों को समझने के लिए बहुत बारीकी से आप ध्यान देंगे सर। Na के ऊपर चार्ज होता है, हम जानते हैं +1, सही, और इसके ऊपर भी चार्ज हम जानते हैं +1, तो ऐसे में ये दोनों आपस में जुड़कर सर बन जाएगा +2।
Na+1 Na+1, तो ये जब दोनों आपस में जुड़ेगा तो ये तो बन जाएगा +2। अब COOO, तो C1 और O1 2 और 1 3, तो ऐसे में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है CO3। और हम जानते हैं CO3 का नाम होता है कार्बोनेट, और कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है -2 या 2-। तो ध्यान दीजिए, सोडियम 2 के ऊपर +2 और CO3 के ऊपर -2। इसका मतलब क्लियर है कि ये +2 और ये जो शेष यहां बच रहा है -2 आराम से यहां से विस्थापित हो जाएगा। तो क्या बनकर निकलेगा? Na2 और उसके बाद CO3, तो मीन्स आपका सोडियम कार्बोनेट बन के बाहर निकल रहा है। अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? CH3 और यहाँ एक H, तो ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? CH4, है ना। और यहां से जो चीजें रिलीज हो रही थी वो रिलीज हो रही थी Na2 और CO3। आप यहां से विस्थापित कर दें Na2CO3। अब हम जानते हैं सर कि CH4 का नाम होता है मीथेन। अब आप बारीकी से देखें तो कह रहा था कि अंतिम में आपको एल्केन प्राप्त होगा, और हम जानते हैं कि मीथेन एल्केन समूह के अंतर्गत आता है। अब जो विस्थापित हो रहा है वो है सोडियम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। आप देखें Na2CO3 यहां से रिलीज हो रहा। कह रहा था कि जब आपका एल्केन प्राप्त होगा तो वहां कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। आप बढ़िया से देखो सर, कार्बन की संख्या हमारा घटकर आ चुका है। आप स्टार्टिंग पीरियड में टोटल कितने कार्बन रखे हुए थे सर? 2 कार्बन। लेकिन जब यही प्रोडक्ट अंतिम में जब हमारा बनकर तैयार होता है तो वहां पर कार्बन की संख्या अब कितनी बची? 1 कार्बन। तो हम देख पा रहे हैं कि कार्बन की संख्या हमारा क्या हो चुका है? घट चुका है। तो जब भी कार्बन की संख्या घटने का प्रश्न पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए जिसमें यह कहा जाए कि कार्बन की संख्या अब आप घटा दो, तो घटाने के लिए जिस रिएक्शन का प्रयोग करेंगे वो रिएक्शन का नाम होना चाहिए सोडा लाइम। लेकिन क्लियर कहता है कि सोडा लाइम का यूज आप तब करेंगे जब आपके पास स्टार्टिंग पीरियड में क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल ना हो तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए जो रिएक्शन था उस रिएक्शन का नाम था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो आप रिएक्शन नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को समझना चाहते हो और अच्छे ढंग से, जो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखने से पहले आप रिएक्शन नंबर 7 का भी एक वीडियो क्लिप को जरूर देखें। जब आप रिएक्शन नंबर 7 का वीडियो क्लिप देखेंगे तो वहां से आपको ये चीजें समझ में आएगी कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना कहां से, तभी जाकर आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। जब आपको ये रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया है तो अब हम आपके सामने में एक HW देना चाहेंगे, और वो हमारा HW होगा कि आपको इथेन को कन्वर्ट करना होगा, इथेन कन्वर्ट इनटू, आपको इथेन को मीथेन में बदलना होगा। अब आप इसको कैसे करोगे ये आपका काम होगा। हम थोड़ा सा हिंट कर देना चाहेंगे। इथेन का बेसिकली फार्मूला हमारे पास क्या होता है सर? तो C2H6 है ना, और मीथेन का फार्मूला क्या होता है सर? CH4। तो आप दिमाग लगाइए, यहां पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। आपको कन्वर्ट किस में करना है? 1 कार्बन में करना है, यानी कार्बन की संख्या क्या करना है? घटाना है। याद करिए, कार्बन की संख्या घटाने के लिए कौन सा रिएक्शन है हमारे पास? तो सोडा लाइम है। लेकिन सोडा लाइम शुरुआती में क्या कहता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। क्या स्टार्टिंग पीरियड में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है? नहीं है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना पड़ेगा। दिमाग लगाइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीकरण। पर ऑक्सीकरण क्या कहता है? स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास होना चाहिए एल्काइल अल्कोहल। तो एल्काइल अल्कोहल भी ये नहीं है, तो इसका मतलब पहले तो एल्काइल अल्कोहल बनाना पड़ेगा। फिर एल्काइल अल्कोहल बनाने के लिए रिएक्शन हम पढ़े हुए हैं सर जी, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप थ्योरी याद करें, वो भी रिएक्शन हम पढ़े हुए हैं। आप वीडियो में जाके देखेंगे हमारा पुराना वीडियो, तो वहां पर भी जाके कहता है सर जी कि जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप तब लगाएंगे जब आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा। तो ये अभी भी एल्काइल हैलाइड नहीं है। एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई एक चीज तो होना ही चाहिए, यहां तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको पहले अब एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। अब एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन है सर जी? तो वो था सनलाइट रिएक्शन। सनलाइट रिएक्शन का थ्योरी का क्या कहता है कि शुरुआती में आपके पास एल्केन होना चाहिए। ये एल्केन है क्योंकि ये इथेन है। तो अब क्लियर हो चुका है, पहला स्टेप सनलाइट,
दूसरा स्टेप जलीय पोटेशियम, सनलाइट की मदद से आप उसको एल्काइल हैलाइड में बदल देंगे। दूसरा, जब आप जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाओगे तो वो बदल जाएगा आपका एल्काइल अल्कोहल में। और जब एक बार एल्काइल अल्कोहल बन गया है उसके बाद आप उसमें ऑक्सीकरण लगा दीजिए, ऑक्सीकरण लगाइएगा तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब एक बार कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया सर जी, उसके बाद आप रिएक्शन नंबर 8 सोडा लाइम लगा दीजिए, आपका कार्बन का संख्या घटकर आपको क्या मिल जाएगा, मीथेन। हम चाहेंगे कि आप इस रिएक्शन को बनाकर दिखाएं। अगर आपसे नहीं बनता है तो हम इसका वीडियो क्लिप बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दिए हैं। इथेन कन्वर्ट इनटू मीथेन ये कैसे बना है, इसका आंसर हम एक बार आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले इसको बनाएं। अगर ये बन जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे बना है, अगर नहीं बनता है तो आप हमें हिंट करेंगे कि ये नहीं बना है, हम आपको प्रोसेस समझा देंगे कि ये कैसे बनेगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।